हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 अध्याय 4 अम्ल क्षारक और लवण। एक पार्ट हम करा चुकी हूँ, इसका ये हमारा सेकेंड पार्ट में है। उसमें हमने पढ़ा था अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं, उनके बारे में समझा था। अम्ल क्या कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे लगते हैं और जो क्षार होते हैं कैसे कड़वे, इनका ये कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। तो इनके बारे में हमने विस्तार से एक वीडियो में पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे हल्दी अन्य प्राकृतिक सूचक। जो हल्दी है अन्न और इसके प्राकृतिक सूचक है, इसका क्रियाकलाप दिया गया 4.2। इसे हम देखते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए। इसमें क्या करना है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेना है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा जल मिलाकर उसका पेस्ट बनाइए और स्याही, सोख्ता और ब्लोटिंग पेपर का फिल्टर पत्र हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए बनाइए और उसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काट लीजिए और हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन का विलयन डालिए। आप क्या देखते हैं, फिर आप क्या करें उसमें देखेंगे कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। इस प्रकार सारणी 4.3 में दिए गए विलयनों का परीक्षण कीजिए और अपने प्रक्षेपण को सारणी 4.3 में नोट कीजिए और आप अन्य पदार्थों के विलयन से भी परीक्षण कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं इसमें हमें जो भी सारणी दी है 4.3, इसमें हमें परीक्षण विलयन करना है। विलयन का परीक्षण, जो हल्दी के विलयन पर प्रभाव, इसकी टिप्पणी। तो इसमें दिया गया नींबू का रस। नींबू का रस क्या है, जो हल्दी के विलयन का प्रभाव इस तो कैसा है, नहीं कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और टिप्पणी में हमें क्या लिखना है, नींबू कैसा होता है, स्वाद में खट्टा या उदासीन होता है। संतरे का रस ये भी नहीं है, तो ये भी कैसा होता है, अम्लीय और उदासीन होता। सिरका लाल हो जाता है। सिरका क्या हो जाता है, हल्दी के पेस्ट में जब डाला जाए तो सिरका कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है और कैसा होता है, क्षारीय होता है। और दूधिया मैग्नीशियम, तो ये कैसा है, लाल हो जाता है, क्षारीय होता है। खाने के सोडा कैसा होता है, लाल होता है और क्षारीय। चूने का पानी लाल हो जाता है और क्षारीय होता है। शक्कर कैसी है, नहीं, तो शक्कर हल्दी के विलयन पर कोई भी प्रभाव नहीं देती है और अम्लीय या उदासीन होती है। शक्कर कैसी होती है, अम्लीय और उदासीन। नमक कैसा होता है, ये हल्दी के विलयन पर कोई प्रभाव नहीं देता है, ये कैसा होता है, अम्लीय या उदासीन होता है। आगे हम देखते हैं, आपने अपनी माता जी के जन्मदिन पर उनके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। सादे सफ़ेद कागज की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए और उसे सुखा लीजिए। सूख रुई के फाय की सहायता से इस पर चुने पानी से एक खूबसूरत फूल बनाइए। आपको एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा, जिसमें क्या हम चित्र में देख सकते हैं कि हल्दी का पेस्ट लिया है और चूने का पानी लिया गया है। इसमें क्या है, खूब सुंदर खूबसूरत क्या बना रही है, चित्र बना रही है, इसमें फूल। तो आगे हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। जब हम समझ गया कि मेरी सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है, तो ऐसा इसीलिए क्योंकि साबुन का विलयन क्षारीय होता है। साबुन का विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो आगे हम देखते हैं आगे क्या दिया गया है। सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प, सूचक के रूप में गुड़हल के फूल दिए, उनके बारे में हम देखते हैं। तो गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियां एकत्र कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए और मिश्रण को कुछ समय तक रखिए, जब तक जल रंगीन ना हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5-5 बूंदें साढ़े 4.4 में दीजिए और प्रत्येक विलयन में मिलाइए।
तो हमें परीक्षण करना है। सारणी 4.4 दी गई है, इसमें परीक्षण दिया है। आरंभिक रंग और अंतिम रंग। आरंभ में कैसा रंग होता है, अंतिम में रंग क्या कैसा होता है। शैम्पू तनु विलयन। आरंभिक रंग कैसा होता है, लाल, और अंतिम रंग कैसा होता है, हरा। नींबू का रस लाल होता है और अंतिम रस कैसा होता है, मेजेंटा। और सोडा जल लाल होता है और कैसा होता है, अंतिम रंग हरा होता है। आगे हम देखते हैं सिरका। सिरका दिया है, सिरका कैसा होता है, लाल होता है और कैसा रंग देता है, मेजेंटा। और शक्कर का विलयन कैसा होता है, लाल, और अंतिम रंग कैसा रहता है, लाल। और नमक का विलयन लाल होता है, आरंभिक और अंतिम भी कैसा होता है, लाल होता है। सूचक का अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो भी सूचक दिए गए उन पर अम्लीय और क्षारीय विलयन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी, गुलाबी को हम क्या बोलते हैं, मेजेंटा, और क्षारीय विलयन को हरा कर देता है। आगे हम देखते हैं जब शुष्क लिटमस पत्र खाने के सोडे के ठोस कण रखता हूँ तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलते, क्यों। खाने के सोडे का विलयन बनाकर परीक्षण करो। आगे हम देख लेते अम्ल और सूचक और क्षारक दिए हैं। अम्ल दिए गए हैं और क्षारक और सूचक दिए हैं। गुड़हल का पुष्प दिया गया है। अम्ल कैसा है, अम्ल हल्दी का, और सूचक और क्षारक। तो गुड़हल का पुष्प और उसमें तैयार किया गया सूचक। आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनमें अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों में से रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। तो पहली आपके लिए निम्नलिखित समस्या लेकर आई है। तो कॉफी का रंग है भूरा और स्वाद है कड़वा। अम्ल है या क्षार है, प्रश्न बड़ा ही है दुश्वार। स्वाद के कारण से अनजान, बिना परीक्षण हो न ज्ञान। तो ये हमें पहली दी गई है। तो क्रियाकलाप 4.4 शिक्षक या शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय को प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों के तनु विलयन ले और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है, सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है और नाइट्रिक अम्ल लेना है, एस्टिक अम्ल लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेना है, तथा आगे देखते हैं तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चूने का पानी। इनमें से प्रत्येक विलयन में तीनों सूचक के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए। और प्रक्षेपण जो सारणी दी गई है हमें 4.5 दी गई, इसमें हमें क्या करना, नोट करना है। आगे हम देख लेते हैं, इसे आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखेंगे। यहाँ पे हमें कैसा लिटमस पत्र जो प्रभाव होता है, हल्दी के पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है और गुड़हल के पुष्प के सूचक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आगे हम देख लेते हैं प्रयोगशाला अम्ल और क्षारक। जो चेतावनी दी गई इसमें क्या बताया गया, प्रयोगशाला अम्लों और क्षारकों के रख रखाव तथा प्रयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये क्षारक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा पर जलन उत्पन्न करते हैं और हानि पहुंचाते हैं। आगे हम देख लेते हैं उदासीनीकरण। हमने पढ़ा कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। और आइए हम अब यह देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। हम उस सूचक का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसमें क्या आपने अभी तक उपयोग नहीं किया हो। इसे क्या कहते हैं, फिनोप्थेलीन कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं क्रियाकलाप 4.5। ये क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निर्देशित किया जाना चाहिए। तो किसी परख नली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में भर लीजिए। इसका रंग नोट कीजिए। फिनोप्थलीन विलयन के रंग को फिर नोट कीजिए और सूचक के 2 से 3 बूंद अम्ल में मिलाइए
और क्षारक दिया गया है, अम्ल प्लस सूचक दिया गया, तो उदासीनी का प्रक्रम दिया गया है। तो परख नली को धीरे धीरे हिलाएं, क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? अम्ल विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक बूंद डालिए और परख नली को धीरे धीरे हिलाइए, क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके क्या डालना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, विलयन डालना, और तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग ना हो जाए। जैसे हम चित्र में देख रहे हैं, इसका हल्का गुलाबी रंग हो गया। तो आगे हम देख लेते हैं अब इसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक बूंद, जब उसका रंग कैसा हल्का गुलाबी हो जाए तो उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक बूंद और मिलाइए। आप क्या देखते हैं कि आप विलयन पुनः रंगीन हो जाता है। फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद मिलाइए, क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनोल्फथालीन गुलाबी रंग होता है। इसके विपरीत जल विलयन अम्लीय होता है तो कैसा हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। तो हमें समझना है जब विलयन क्षारीय होता है तो कैसा हो जाता है? गुलाबी रंग का हो जाता है। जब विलयन कैसा होता है? क्षारीय, तो गुलाबी रंग देता है। अगर विपरीत जब अम्लीय होता है तो ये रंगहीन हो जाता है। जब किसी अम्ल विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षार के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही कैसी रहती है? क्षारीय रहती। दूसरे शब्द में अम्ल तथा क्षार दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारकीय होता। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है, जिसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। जो उदासीनीकरण से अभिक्रिया होती है उसमें नया पदार्थ कौन सा बनता है? लवण बनता है। तो लवण अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। लवण कैसे? वह क्षारीय प्रकृति के भी हो सकते हैं, अम्लीय और उदासीन प्रकृति के भी हो सकते हैं। तो उदासीनीकरण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। अगर किसी अम्ल और क्षार के बीच क्या होती है? अभिक्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। आगे हम देख लेते हैं, क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है कि जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसीलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो वायु में प्रदूषण के साथ निर्मुक्त होती है। जो अम्ल वर्षा होती है कब होती है? क्योंकि जब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे क्या करते हैं, जो गैसें होती है वायु के प्रदूषण के रूप में निर्मुक्त हो जाती है और वर्षा जल में घुल के क्रमशः कार्बनिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं के लिए क्या करती है? क्षति पहुंचाती हैं। आगे हम देख लेते हैं, अम्ल प्लस क्षार दिया गया है और क्या है? लवण प्लस जल। इसमें जब हम अम्ल और क्षार के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लवण और प्लस H2O प्राप्त होता है और ऊष्मा निर्मुक्त होती है। तो निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका फॉर्मूला याद रखना है कि इसका क्या है? HCl परमाणु क्रमांक। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो दिया गया है, इसमें NOH
से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। तो इसमें से क्या है, Na निकल गया और इसमें से Cl, इसमें से आगे वाला, इसमें से Cl, तो अब क्रिया करा के इसमें क्या बना, सोडियम क्लोराइड NaCl। और क्या हुआ हमारा, इसमें एक H बचा, एक उसमें H और O बचा, तो H2O हो गया और प्लस ऊष्मा निकल गई। बूझों ने चूने के पानी में तन सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। अभिक्रिया मिश्र गर्म हो जाएगा अथवा ठंडा। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का उदाहरण है। तो अपाचन, जो अपाचन है, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जो हमारा आमाशय होता है उसमें कौन सा हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है वो पाया जाता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि ये भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है ये क्या करता है, हमारे भोजन को पचाने में हमारी सहायता करता है। लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसे कोई प्रतिअम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। तो चींटी का डंक, जो चींटी का डंक होता है इसमें हम पढ़ चुके हैं, इसमें क्या पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। जब चींटी काटती है तो त्वचा में क्या है, अम्लीय द्रव डाल देती। चींटी क्या है, जब चींटी काटती है तो हमारी बॉडी या हमें काटी, किसी को काटती है तो क्या करती है, उसकी बॉडी में वह अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट अथवा केलेमाइन विलियन मसल कर उदासीनी किया जा सकता। अगर आप क्या करते हैं, अगर आपको चींटी ने डंक मार दिया तो आप कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट अथवा केलामाइन क्या मिलाकर उन्हें विलियन मसल कर उनका क्या कर सकते हैं, उसे उदासीन किया जा सकता है। जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, जिसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है। मृदा उपचार, रासायनिक उर्वरक तथा अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पादप पौधे की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। जब मृदा अत्यधिक, अगर मृदा कैसी अत्यधिक, अगर ज्यादा अम्लीय होगी और या ज्यादा क्षारीय होगी तो क्या होगी, जो फसल होती है, पौधे होते हैं, उसमें ज्यादा अच्छे से वृद्धि नहीं होती। तो हमें क्या है, इसका संतुलन बना के रखना है कि ना ज्यादा मृदा कैसी हो, अम्लीय हो, और ना क्षारीय हो। तो क्या हो गए, हमारे पौधे या फसलों जो पादप होते हैं उनमें अच्छे से वृद्धि होगी। अगर कोई भी ज्यादा हुआ, अगर अम्ल ज्यादा हुआ या क्षार ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, अच्छे से वृद्धि नहीं होती है पौधों में। जब मृदा अत्यधिक की वृद्धि नहीं होती है, जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना भिजा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारीय हो तो इसमें, अगर मृदा कैसी है, अम्लीय है, तो क्या करना होगा, बिना बुझा हुआ चूना, उसे क्या कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, अथवा बुझा हुआ चूना का क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखना है, जो बिना बुझा हुआ चूना है तो उसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, और जो बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें क्या है, यच जुड़ गया। जैसे क्षारकों में उपचारित किया जाता है, यदि मृदा क्षारीय है तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैसे जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जो उसकी क्षार के प्रकृति को क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं। कारखानों का अपशिष्ट, अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थ को सीधे ही जलाशय व नदियों में बहने दिया जाए तो विसर्जित किया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर देता है। तो अगर क्या करें, हमें इसे अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं सीधे जलाशय या नदियों में बहा देते हैं या विसर्जित कर देते हैं तो मछली और जो अन्य जीव होते हैं उन्हें नष्ट कर देते हैं। अम्ल क्या कर देते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। अथवा कारखानों के अपशिष्ट
को जलाशय व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाए। अगर आप क्या कर रहे हैं, अम्लीय या क्षारीय कुछ भी क्या करें, नदी में बहा रहे, पहले आपको क्या करना है, उसे उदासीन करना है, तब उसे बहाना है, कहीं नदी या कहीं में विसर्जित करना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, जो 4th था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और इसके हमारा चैप्टर नंबर रहेगा उसमें 5।